बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ हमने चैप्टर 7 में जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी की सारी ऑलमोस्ट डिस्कस करी। अभी ये लास्ट वीडियो चैप्टर 7 की टॉक्सिसिटी के बारे में जो है ना वो मस्कुरेनिक टॉक्सिसिटी में क्या आ जाता है, सीएनएस स्टिमुलेशन आ जाती है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल एक्शन है ना, अगर वो हद से ज़्यादा हो जाए तो उसकी जो है ना वो टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, अब कोलिनेस्टेरस या पाइलोकार्पिन होगी जिसकी वजह से मायोसिस होते थे कि स्पैज्म हो सकता है। ठीक है, और वो कह रहा है कि हमारे पास अकोमोडेशन के अंदर मसला आ सकता है। ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, एक्सेसिव जीआईटी मतलब जितनी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ है अगर वो हद से ज़्यादा हमारे पास हो जाए ना, ठीक है, तो वो उसकी टॉक्सिसिटी के अंदर कंसीडर होंगी। ठीक है, अब एक्सेसिव अगर जीआईटी से जिसकी वजह डायरिया हो सकता है, जेनेटो यूरिनरी स्मूथ मसल की एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है, इंक्रीज्ड सेक्रेटरी एक्टिविटी स्वेट ग्लैंड की हो सकती है, जीआईटी की ट्रैक की इंक्रीज होती है, लैक्रीमल ग्लैंड की या वेजो डायलेशन हद से ज़्यादा हो सकती है जिसकी वजह से बीपी भी बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। ठीक है, अब बीपी ज़्यादा होगा तो फिर ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया भी अक्कर हो सकता है, फॉलोड बाय रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। या ब्रेडिकार्डिया हद से ज़्यादा होगा फिर वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको फिनोमिना रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया का बता दिया। बीपी लो हुआ, ठीक है, दिल को बैरो रिसेप्टर को पता चला, उन्होंने दिल को सिग्नल दिया कि तुम अपनी धड़कन तेज़ करो, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो गया। तो इफ़ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज इंट्रावीनस बोलस होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया अकर अदरवाइज हो जाए। वो बातें वही कर रहा है। मस्कुलिन सिमिलर एल्कलाइड्स फाउंड इन दी मशरूम। हाँ, एक जो होता है ना, वो हम जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, मशरूम को खुम्बी कहते हैं कि क्या कहते हैं। ठीक है, जो बारिश के बाद अमूमन टीलों पे उगती है, उसकी वजह से जो है ना वो कुछ चीज़ें रिलीव होती हैं। हर मशरूम खाने वाली नहीं होती। ठीक है, इनके अंदर ये कि अमेंटा मस्क्यूरिया जो है ना, इसकी एक एग्जांपल है जो शॉर्ट एक्टिंग फॉर्म ऑफ दी मशरूम पॉइजनिंग है, एएम। ठीक है, एमेंशिया मस्क्यूरिया जो है ना, अब ये क्या होता है हमारे पास, ये नोज़िया करवाती है, वोमिटिंग करवाती है और डायरिया करवाती है। इसके ये आपने एक याद रख लेना है, ये मशरूम का नाम और इसके ये सिम्टम्स हो गया। ठीक है, अब ये लिथल मशरूम पॉइजनिंग इमेंशिया जो ना फेलोडिस जो होती है ना, ये क्या कहते हैं, इनिशियल वोमिटिंग करवाती है, वही डायरिया करवाती है। इसके अलावा ये हेपेटिक और रीनल नेक्रोसिस मतलब जिगर और गुर्दे उड़ जाते हैं अगर ज़्यादा टॉक्सिक हमने मशरूम खा ली है। तो इसलिए मशरूम ध्यान से खानी, बल्कि खाओ ही ना, मैं तो कहता हूँ अगर ज़्यादा शौक है तो ध्यान से खा लो। ठीक है, मस्कुलिन बट एमेंटियम एंड फेलोनिया आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर्स हैं। बस इसका एक बात ये याद रखनी, ये आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर हैं, ये एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकते हैं। मशरूम वाले जो है ना, मशरूम में भी आर आ रहा है ना, तो उसके अंदर भी आर आ रहा है। ठीक है, मशरूम, ठीक है, इसके अंदर आ रहा है तो इस आप याद कर लें, ये आरएनए पॉलीमरेज है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में अगर आ जाए ना टॉक्सिसिटी, तो आपने पॉइंट में फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, यूँ लिखना है टॉक्सिसिटी। ठीक है, मस्कुरेनिक टॉक्सिसिटी मोस्टली ये कहते हैं। तो आपने सबसे पहले सीएनएस स्टिमुलेट हद से ज़्यादा जो होता है ना, ओवर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन आपने लिख देनी है। ठीक है, नंबर 3 पे आपने क्या लिखना है, प्यूपल जो होती है ना, वो हमारे पास पिन पॉइंट के ऊपर जो है ना वो रुक सा जाता है एक किसी तरह का, मतलब वो ज़्यादा हम उसे रोटेट नहीं कर पा रहे होते पीपल्स को। उसके अलावा जीआईटी, यूरिनरी, और मैंने क्या बताया था जो स्फिंक्टर्स है ना, ठीक है, मतलब जितनी भी वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ वाले जो है ना, ठीक है, उनकी जो है ना वो एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन भी बार बार आना शुरू कर देगा। ठीक है, वो बार बार कॉन्ट्रेक्टिलिटी होगी। रेस्ट के काम है ज़रूरत से ज़्यादा, अगर सेक्रीशन अगर जीआईटी की हो गई है तो फिर की इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे पास डायरिया हो जाएगा और क्या होगा। ठीक है, अब देखो कोलिनोमेमेटिक ड्रग्स हैं, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया, ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया होगा ना। ठीक है, मतलब कि एक्सेसिव की वजह से जो ट्रांजिएंट फौरी तौर पे हमारे पास ट्रांजिएंट ब्रेडिकार्डिया हुआ, दिल की धड़कन कम हुई, बीपी कम हुआ, तो हमारे बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। उन्होंने कहा कि भाई दिल को तुम अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करो, जिसकी वजह से हमारे पास टैकीकार्डिया हुआ। लेकिन इस टैकीकार्डिया को हम कहेंगे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। बस एक कॉन्सेप्ट हमने ये याद रखना है। मशरूम का नाम आपने याद रखना है, जिसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। हाँ, निकोटीनिक, फिर इसके बाद वो कह रहा है निकोटीनिक की टॉक्सिसिटी। निकोटीन जो चाय चाय में होती है या फिर सिगरेट के अंदर भी है ना, ठीक है, तो इसकी स्टिमुलेशन की वजह से ब्लॉक करता है न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेस डीपोलराइजिंग लीडिंग टू फेसिकुलेशन एंड देन पैरालिसिस हो गया। सीएनएस टॉक्सिक इंक्लूड स्टिमुलेशन इंक्लूड कन्वर्जन आदि डिप्रेशन। निकोटीन इज स्मॉल डोज इज स्ट्रॉन्गली एडिक्टिंग हो गया। निकोटीन सारी बात एडिक्टिंग है। एक होती है हमारे पास एन, अच्छा देखो ना, निकोटीन के मैंने कौन कौन से रिसेप्टर हैं, एन एम और एन एन है। ठीक है, ऐसे ही है ना,
ये एन एम जो है ना वो मसल्स के लिए था ना, ये मसल की एंड प्लेट पे एक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब आप कह दें कि ये एंड प्लेट के ऊपर जो है ना वो मसल, अगर इसकी टॉक्सिसिटी होगी निकोटीन की, ये मसल की एंड प्लेट पे एक्ट करेंगे और वो उस मसल की क्या करवा देंगे, पैरालिसिस करवा देंगे। एक बात ये होगी। जबकि एन एन जो है ना वो जो हमारे पास है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, यहाँ पे करके होते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अगर ये सबसे ज़्यादा हो जाएंगे तो ये नर्व के ऊपर एक्ट करेंगे, न्यूरो है तो नर्व के ऊपर, तो इसकी वजह से क्या होगा, सी एन एस की स्टिमुलेशन जो है ना वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज़ के लिए, जिसकी वजह से ये फिर सारे के सारे हमारे पास सिम्टम्स भी ये भी साथ इंक्लूड हो जाएंगे। तो वही ये बात इसके अंदर उसने की है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरैक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट हो गया, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग में क्या होता है, क्लासिफिकेशन और प्रोटोटाइप देख लोगा। इनडायरेक्ट में मैंने ECO बताया ना आपको, निमोनिक, ठीक है। मतलब ये वाला अगर आपको याद हो ECO, ठीक है। एंड्रोफोनियम होगा, कार्बामेट होगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट, वही सारे का सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। यही ऑर्गेनोफॉस्फेट होगा, कार्बामेट्स हो गया, नियोस्टिगमेंट जो है प्रोटोटाइप होगा, ये देखो। फिर इनडायरेक्ट एक्टिंग में ये वाला टेबल आपको आना चाहिए। तो वही कहानी यहीं पे लिखी हुई है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो कहता है कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ना इनहिबिटर हैं, बाइंड करते हैं कोलिनेस्टेज के। अब ये इनडायरेक्ट है, मतलब कि वो डायरेक्टली रिसेप्टर को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो इंजाइम है ना, ठीक है, कोलिनेस्टेज जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ रहे थे, उस इंजाइम को जाके पकड़ लेंगे। और फास्फेट की तरह ना ऑर्गेनोफॉस्फेट जो यहाँ इंजाइम को जाके पकड़ लेंगे, उसकी मॉडिफिकेशन कर देंगे, जिसकी वजह से अब जो इंजाइम को क्या करेंगे, इंजाइम के अंदर जो अल्कोहल पोर्शन है ना मालिक्यूल का वो रिलीज़ करवा देंगे, लेकिन एसिडिक पोर्शन जो है ना वो स्लोली रिलीज़ होता है थोड़ा सा। इसी वजह से वो क्या करते हैं, प्रिवेंटिंग हाइड्रो एंडोजीनियस एसिटाइल कोलिन जो है ना वो उसकी जो है ना हाइड्रोलिसिस जो है ना वो नहीं हो पाती। जब एंजाइम जिसने हाइड्रोलाइज करना वही बेचारा टूट गया अल्कोहल और एसिड के अंदर, तो फिर यहाँ एसिटाइल कोलिन जो है ना वो पड़ा पड़ा जो है ना वो अपना काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, जिसकी वजह से जो है ना वो इनडायरेक्टिंग एगोनिस्ट हमारे पास एक तरह का हो गया ना, ठीक है। एम्पलीफाई करेगा एसिटाइल कोलिन की एक्शन को। सिंपल होगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। एंट्रोफोनियम का उसने फिर यहाँ पे बता दिया है, हाँ ये वाला एंड्रोफोनियम जो है ना इसका, ये फिर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा जूम कर दूँ ना, ये देखो एंड्रोफोनियम का जो है इसने यहाँ पे बताया कि वो 5 से 15 मिनट, ये वही MCQs के लिहाज से आपको फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर फिर वो कार्बामेट हो गया, उसके 2 से 8 घंटे मैंने बताया था यहाँ ऑलरेडी, यहाँ पे करके ना, ये देखो एड्रोफोनियम जो होता है ना वो 5 से 15, कार्बामेट्स 2 से 18 हार्स, जबकि ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट ये वीक से डेज तक चल सकता है। तो इसी की जो है ना वो उसने लिखी हुई है वीक से डे इफेक्ट के अंदर। वो कह रहा है कि अगर इसका इफेक्ट क्या है इनडायरेक्ट का, कि हमारे पास कंसनट्रेशन एक तो ज़्यादा हो जाएगी, जब इंजाइम ही वो रुक गया जिसने तोड़ना था एसिटाइल कोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर, ठीक है। अब वो इंजाइम खत्म होगा, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन पड़ा 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 अपनी कंसनट्रेशन भी इंक्रीज़ करेगा, एक्शन भी इंक्रीज़ करेगा, अपनी हाफ लाइफ इसकी भी जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। देयर फॉर इनडायरेक्ट एजेंट मस्कुलिनिक निकोटीन जो डिपेंड करता है ऑर्गन सिस्टम के ऊपर, जो कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स जो है ना don't have significant action at in uninnervated side where acetylcholine is not formed release हो गई वो बातें हैं। अब क्लिनिकल यूज़ थोड़ा सा देख लेते हैं। अब क्लिनिकल यूज़ में जो है ना वो वही नियोस्टिगमेंट, फिजियोस्टिगमेंट हो गया, पैराडोस्टिगमेंट, यानी इंटरैक्टिंग जो है ना सारे के सारे ये कह रहा है कि यूज्ड फॉर मोर कॉमनली देन ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट सिर्फ खादों के अंदर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना वो अमूमन देखने में आया। ऑटो अम्यून, अच्छा, इसकी क्लिनिकल यूज़ एक जो है मैंने बताया एड्रोफोनियम का जो है ना मैंने वो बताया था कहाँ पे, यहाँ पे एड्रोफोनियम का, ठीक है। मस्थीनिया ग्रेवस होगा तो उसके सिम्टम ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा सिम्टम मज़ीद बिगड़ जाएंगे। तो ये दो बातें आपने वो याद करनी है, वही इसने यहाँ पे एड्रोफोनियम का बताया ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे नहीं, बल्कि ये वाला जो है ना इसके अंदर वो सारे का सारा वो क्या एड्रोफोनियम जो हम देंगे ना, तो अभी ईज़ान हो रही है, बाद में करते हैं। ओके जी, इन सिंपल अगर उसको मैस्थीनिया ग्रेविस है तो हमने एड्रोफोनियम दे दी है तो वो उसके सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको जो है ना कोलिनर्जिक क्राइसिस है तो उसके सिम्टम मज़ीद बिगड़ जाएगा। ये हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके अलावा जो होता है ना रेविस्टेगमिन जो होती है ना वो कार्बामेट है, और ये अल्जाइमर में दोनों में आर आ रहा है, अल्जाइमर में भी आ रहा है, रिवेस्टिगमिन में भी आर आ रहा है। तो दोनों के लिए ये होगा, अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर ये आर वाली मेडिसिन देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वो कह रहा है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये बाकी वही बातें हैं। कार्बाइल हो गया, एग्रीकल्चर के अंदर इंसेक्टिसाइड के अंदर जो होता है ना वो ऑर्गेनोफॉस्फेट वगैरह यूज़ होती हैं।
टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक्सिसिटी में जो है ना वो ऑक्साइम जो होता है ना उसका रोल जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये वाला मैंने लिखा भी हुआ है, बल्कि मैंने नहीं लिखा, किसी और का लिखा हुआ है। द मोस्ट टॉक्सिक ऑफ दिस ड्रग इज़ पैराथोइन हो गया, कैन रैपिडली फैटल इफ़ एक्सपोजर इज़ नॉट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज एंड ट्रीटेड हो गया। पैराथोइन जो होती है ना एक ड्रग, जो हमने यहाँ पे ये वाली, ये इस टेबल के अंदर हमने लास्ट पे देखी थी, पैराथोइन जो है ना ये वाली बहुत रैपिडली एक्ट करती है, हाईली इसकी जो है ना वो सोलूबिलिटी या ऑर्गेनोफॉस्फेट है, ड्यूरेशन 7 से 30 दिनों तक भी है। एक तो है ही जहरीली और एक इसका ड्यूरेशन भी बड़ा ज़्यादा है। सो अगर इसको जल्दी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मेजर करने चाहिए, ठीक है। एंटीडोट जो होते हैं ना वो फर्स्ट चॉइस है इन दी ऑटो इम्यून एजेंट हो गया, ठीक है। एट्रोपिन जैसे कि हम दे दें, बट दिस ड्रग हैज़ नो इफेक्ट ऑन निकोटिनिक साइन ऑफ टॉक्सिसिटी। लेकिन उस ड्रग की वजह से जो निकोटिनिक CNS के ऊपर इफेक्ट है ना उसके ऊपर एंटीडोट का भी इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, निकोटिनिक टॉक्सिसिटी को ट्रीट करना है कोलिनेस्टेज, मतलब जो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो होता है ना कोलिनेस्टेज एंजाइम, उसको हमने ट्रीट करना है, उसकी दोबारा बहाली करवानी है, ठीक है। और मोस्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट इनहिबिटर आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस एंजाइम बाय यूज़ ऑफ रीजनरेटर। इस एंजाइम को हमने कहना भाई दोबारा आओ यार, यहाँ पे जो कचरा मचरा है उसको खा जाओ। तो रीजनरेटर कंपाउंड है सच एज प्रेलिडोक्साइम हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। ये मेडिसिन दे देती हैं, ठीक है। रीजनरेटर कंपाउंड है, रिवर्स करता है निकोटिनिक और मस्कुलिनिक साइन को, जो जितने भी ख़राब साइन है उसको ठीक करता है। इफ़ एंजाइम फास्फेट बाइंडिंग इज़ अलाउड टू परसिस्ट, एजिंग अकर हो जाती है, ठीक है। मतलब फर्दर केमिकल चेंजिंग, अगर ये ज़्यादा देर तक ये जहर रह जाए ना पैराथोइन वाली, तो इसकी वजह से कह रहा है एजिंग अकर हो जाती है, जिसकी वजह से जो ईस्टर वाला एंजाइम है वो भी फिर काम करना छोड़ जाता है। अब शॉर्ट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट यूज एक्सेसरी एग्रीकल्चर के अंदर जो दवा कहते हैं हम ऑर्गेनोफॉस्फेट, हमने ये तो बच्चे बच्चे को पता है ना, देहाती लोगों को पता ही होगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट हम यूज़ करते हैं, ये इंसेक्टिसाइड हैं और एंटी हेलेमेथिक एजेंट है, मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह को मारती हैं, ठीक है। और वार्म की इन्फेक्शन को जो है ना वो ट्यूब वर्म हो गई इस तरह के, तो इनके लिए हमने और एग्रीकल्चर के अंदर ये जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, उसके अंदर होती है। अब किसान स्प्रे कर रहा है, कहानी सुनो, relatively safe in human but they are metabolized rapidly in active product है, मैमल्स हो गया बर्ड्स के अंदर, बट नॉट इन इंसेक्ट्स हो गया, ठीक है। वो कह रहा है कि ये वाली जो ड्रग है ना ये इंसेक्ट के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होती, लेकिन बर्ड्स और मैमल्स जो है ना इसके अंदर मेटाबोलाइज हो सकती है। सम प्रो ड्रग मेथोनिन पैराथोनिन मस्ट बी मेटाबोलाइज बाय एक्टिव प्रोडक्ट हो गया। द साइन एंड सिम्टम पॉइजनिंग आर सेम एज डिस्क्राइब, डायरेक्ट पॉइजनिंग होगा विच आर एक्सेप्शन हो गया। हमारे पास अमूमन जो खाद्य होती हैं ना, अब हमने स्प्रे किया है, देखो परिंदे भी वहाँ खा रहे हैं, चरिंद परिंद भी खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हो रहा है, इंसेक्ट्स को हो रहा है। इसी वजह वो कह रहा है कि इंसेक्ट्स के ऊपर इसका ना इफ़ेक्ट आता है। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स हैं कि जो मैमल्स को भी इफ़ेक्ट कर देती हैं, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। देखो एक किसान जो है ना वो स्प्रे कर रहा है, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट उसके अंदर है, तो उसको जो है ना वो चढ़ गई है स्प्रे, वो मतलब बेहोश वगैरह हो गया, तो आपके पास जब आएगा ना वेजोडाइलेशन उसको हुई होगी। CNS स्टिमुलेशन कॉमन होती है इन ऑर्गेनोफॉस्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, SCQs भी है। फिजियोस्टिमुलेंट ओवरडोजेज एंड इंक्लूड कन्वल्जन फॉलोइंग बाय रिस्पिरेटरी CVS डिप्रेशन होगा, ठीक है। अब इसकी जो है ना सिम्टम्स अमूमन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए निमोनिक है DUMB, डम्बलेस। आपसे जब भी ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइजनिंग पूछे ना, आपने ये डम्बलेस अपने जेन में लाना, आपको सारे इसके जो सिम्टम्स याद हो जाएंगे। D से डायरिया, यू से यूरिनेशन। अच्छा, ऐसा जब किसान आता है ना तो आपने सबसे पहले ना देखना है, तो उसके ना जो यूरन है ना वो कपड़ों के अंदर निकला होगा, उसे जो है ना वो फीसिस जो है ना डायरिया वो भी कपड़ों के अंदर निकला होगा, उसके आंसू काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है, उसकी मुंह से रालें टिपक रही होंगी, हाथ से ज़्यादा कपड़ों पसीना पसीनी हुए पड़े होंगे। ये निशानी है कि उसको अगर कोई देहाती आता है ना कि फसलों में बैठा हुआ था, वो स्प्रे कर रहा था, तो आपने फ़ौरन समझ जाना ऑर्गेनोफॉस्फेट की उसको पॉइजनिंग हो चुकी है, किसी और जगह पे नहीं जाना आपने, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें सी देखने मिलेंगी। D से क्या आएगा, डायरिया। यू से यूरिनेशन, मतलब उसका पेशाब वगैरह जो है ना यूरन वो एक्सक्रीट हुआ होगा। मायोसिस मतलब उसकी आंखें जो है ना वो अंदर की तरफ होंगी। ब्रोंकोकस्टिक, सांस लेने में थोड़ा मसला होगा। हार्ट बीट देखेंगे तो वो कम होगी। स्केलेटल मसल जो पैरालिसिस उसकी नज़र आएगी, वो ज़्यादा हिलजुल नहीं रहा होगा। लैक्रीमेशन जो है ना वो ज़्यादा होगी। सलाइवेशन ज़्यादा होगी, थूक आएगी, आंसू आए हुए होंगे, स्वेटिंग उसे बहुत ज़्यादा होगी।
तो ये इसकी कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे की ज़रूरत। तो गाइस बड़ी मुश्किल से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी ऑलमोस्ट रात का क्या टाइम हो रहा है, बल्कि फजर का टाइम हो रहा है। ये देखो 4 बजने वाले हैं और ये मैंने वीडियो चैप्टर 7 कंप्लीट है। देखो यार, देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन जब बंदा वीडियो बनाता है समझाने में थोड़ी सी देर हो जाती है। मे भी किसी एक बंदे की जो है ना वो हेल्प हो जाए मेरी वजह से, तो अल्लाह पाक अजर दे। तो बस दुआ में याद रखना यार, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो या कोई चीज़ रह गई हो तो काइंडली आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में देखो ये वाले जो क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर से चेक किया ना, तो ये वाले क्वेश्चन हलवा है आपके लिए। एक बात ये मैंने बता देनी है, टेबल 7 कोलिनोमाइमेटिक के इफ़ेक्ट आपने क्या करना है, बंदे को देखना है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स का जब भी है, बंदे को देखना है, उसकी यहाँ पे दिमाग होता है ऊपर, उसके बाद यहाँ पे आँखें होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके जहाँ यहाँ पे जीआईटी होती है, यहाँ पे फिर सांस लेने की नाली भी होती है। उसके बाद यहाँ पे हाथों पैरों में ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके जो है ना वो यूरोजेनेटरी आर्गन्स होते हैं, ठीक है। पीनस हो गया अगर फीमेल है तो वजाइना वगैरह, तो वो देखो। कोलिनोमाइमेटिक जाकर ये आपने बंदा देने में लाना है, सबसे पहले सीएनएस से शुरू करना है। सीएनएस में क्या करता है, कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेटरी इफेक्ट करता है कोलिनोमाइमेटिक। एलिवेशन ऑफ मूड हो गया, अल्टरेटिक एडिक्शन होगा, फिजियोस्टिगमेन होगा। आई के ऊपर देखो क्या करता है, आई में जो है ना स्फिंक्टर मसल ऑफ आयरिस की कॉन्ट्रैक्शन करता है, और सिलरी मसल की साइक्लोस्पैज़म मतलब आँख का थोड़ा सा बंद होना। यहाँ पे मैंने बताया ना साइक्लोस्पैज़म क्या है, मार्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलरी मसल फॉर क्लोज्ड विजन। तो वही बात कर रहा है कि साइक्लोस्पैज़म हो जाता है। हार्ट के ऊपर जो है ना वो हार्ट बीट को कम करता है ना, डिक्रीज रेट करता है, डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी करता है, डिक्रीज कंडक्शन करता है, डिक्रीज करता है उसकी वेंट्रिकल की फोर्स को भी सारे के सारे। आइनोट्रॉपिक इफेक्ट और कोलोनोट्रॉपिक इफेक्ट वो सारे के सारे हमारे पास कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना ब्लड वेसल के अंदर जो है ना वो मैंने बताया था कि यहाँ पे वेलोडाइलेटर नाइट्रिक ऑक्साइड EDRF जो होता है ना उन्होंने बताया था, तो वो आ रहा था, ठीक है। ब्रोंकाई की कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, रेस्ट के अंदर ब्रोंकस ने कंस्ट्रिक्ट ही करना है, ठीक है। हमें ज़्यादा सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। जीआईटी की मोटेलिटी इंक्रीज़ कर रहा है, सिक्रीशन इंक्रीज़ कर रहा है, पेरिस्टाल्सिस जो है मतलब जीआईटी की मूवमेंट ताकि खाना नीचे तक जाए तो उसकी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज़ कर रहा है। स्फिंक्टर जो होता है ना उसको रिलैक्स कर रहा है ताकि रिलैक्सेशन कर रहा है ताकि खाना जल्दी जल्दी हजम हो जीआईटी वगैरह से। यूरिनरी में जैसे डेट्रोजर मसल और ट्राइगोन ऑफ द ब्लैडर, ट्राइगोना ब्लैडर यूँ होती है, यहाँ पे डेट्रोजर मसल होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर ताकि यूरिनेशन आराम से हो जाए। देखो जब बंदा भाग रहा होता है तब यूरिनेशन नहीं कर रहा था, जब बंदा आराम में होता है तभी यूरिनेशन होती है ना, ठीक है। तो वो ये कह रहा है यूरिनरी ब्लैडर के जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं ताकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यूरिन अंदर वाला प्रेशर से बाहर निकलेगा और हम रिलैक्स हो जाएंगे। ट्राइगोन में अंदर क्या था, रिलैक्सिंग करवाना। स्केलेटल मसल में एक्टिवेशन ऑफ दी न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट होगा जिसकी वजह कॉन्ट्रैक्शन होगी। ग्लैंड्स के अंदर जो इंक्रीज सेक्रीशन करवाता है। थर्मोरेगुलेटरी ग्लैंड मैंने बताया तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक तरह का वहाँ पर मिलता है। इंपॉर्टेंट है ये टेबल भी, ठीक है, मिस नहीं करना। तो गाइस ये सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।